वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रेसिडेंट एन.के. सिंह, कॉन्क्लेव में देश विदेश से आए अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, कौटिल्य कॉन्क्लेव का ये तीसरा एडिशन है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर मिला है। 3 दिनों तक यहाँ अनेक सेशन होने वाले हैं। इकोनॉमी से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। मुझे विश्वास है कि ये चर्चा भारत की ग्रोथ को गति देने में मददगार सिद्ध होगी। साथियों, इस बार का ये कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के 2 बड़े रीजन में युद्ध की स्थिति है। ये दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और ख़ास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। इतनी बड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच हम सभी यहाँ द इंडियन एरा यानी भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भारत पर विश्वास कुछ अलग ही है। ये दिखाता है कि आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत नंबर 4 पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। यानी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, भारत क्लियरली एक स्वीट स्पॉट पर उपस्थित है। साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम लगातार निर्णय ले रहे हैं, देश को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो इम्पैक्ट है जिसके कारण भारत के लोगों ने 60 साल बाद लगातार तीसरी बार किसी सरकार को चुना है। जब लोगों का जीवन बदलता है तब लोगों में ये भरोसा आता है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। यही भावना भारत की जनता के मैंडेट में दिखती है। 140 करोड़ देशवासियों का ये विश्वास
इस सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा कमिटमेंट है कि भारत को विकसित बनाने के लिए लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते रहेंगे। हमारा ये कमिटमेंट आप हमारे थर्ड टर्म के पहले 3 महीनों के काम में भी देख सकते हैं। बोल्ड पॉलिसी चेंजेस, जॉब्स और स्किल्स को लेकर मजबूत कमिटमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और तेज ग्रोथ की कंटिन्यूटी, ये हमारे पहले 3 महीनों की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है। इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक और नोटेबल फैक्टर है और वो है इंक्लूसिव स्पिरिट। पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ होती तो है, इनइक्वालिटी असमानता भी साथ ही बढ़ती है, लेकिन भारत में इसके विपरीत हो रहा है। भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में 250 मिलियन यानी करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की तेज प्रगति के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी कम हो, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। साथियों, आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। यह पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, सभी ने भारत से जुड़े फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। ये सारे संस्थान कह रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत 7+ रेट्स के साथ ग्रो करता है। वैसे हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, भारत के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ठोस कारण है। मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर, आज दुनिया भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह मान रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये बीते 10 साल में हुए बड़े रिफॉर्म्स का ही नतीजा है। इन रिफॉर्म्स ने भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जैसा एक उदाहरण भारत के बैंकिंग रिफॉर्म्स का है। हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स ने बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को तो मजबूत किया ही है, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। इसी तरह GST ने अलग अलग सेंट्रल और स्टेट
इनडायरेक्ट एसेट्स को इंटीग्रेट किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकवरी और रिजोल्यूशन का नया क्रेडिट कल्चर डेवलप किया है। भारत ने माइनिंग, डिफेंस, स्पेस जैसे अनेक सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोला है। हमने एफडीआई पॉलिसी को लिबरलाइज किया ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बन सके। हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम को कम करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। हमने बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट को अभूतपूर्व स्केल पर बढ़ाया है। साथियों, भारत ने प्रोसेस रिफॉर्म्स को सरकार की कंटिन्यूअस एक्टिविटीज का हिस्सा बनाया है। हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया। कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज किया। ऐसे दर्जनों प्रोविजंस थे जिसके कारण पहले बिजनेस मुश्किल था, हमने उनमें बदलाव किया। कंपनी स्टार्ट करने, बंद करने, क्लियरेंस को आसान बनाने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया। अब हम राज्य स्तर पर प्रोसेस रिफॉर्म को गति देने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर आए हैं। इसका इम्पैक्ट आज बहुत सारे सेक्टर्स में दिख रहा है। अगर मैं बीते 3 साल में ही पीएलआई के इम्पैक्ट की बात करूं तो करीब 1.25 ट्रिलियन यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। इससे करीब 11 ट्रिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी आज भारत की ग्रोथ शानदार है। इन दोनों सेक्टर्स को ओपन किए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। स्पेस सेक्टर में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं। आज हमारी टोटल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का 20% कंट्रीब्यूशन हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों का है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी तो और भी अद्भुत है। 10 साल पहले तक भारत ज्यादातर मोबाइल फोन का बड़ा इंपोर्टर था। आज 330 मिलियन यानी 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं। यानी आप कोई भी सेक्टर देख लें, आज भारत में इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न के बेहतरीन मौके हैं। साथियों, आज भारत का फोकस एआई और सेमीकंडक्टर जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर भी है। इनमें हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे एआई मिशन से एआई के क्षेत्र में रिसर्च और स्किल्स दोनों में वृद्धि होगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कारण 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत जल्द ही भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया चिप्स पहुंचाने लगेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं
कि भारत अफोर्डेबल इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी गवाही दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है जो आज भारत में काम कर रहे हैं। इनमें 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा भारतीय नौजवान दुनिया को हाईली स्किल्ड सर्विस दे रहे हैं। आज भारत अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है और इसके लिए एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल्स और रिसर्च पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाकर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। बीते 10 साल में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी और हर दिन 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। इन 10 सालों में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। और साथियों, क्वांटिटी ही नहीं बल्कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। इसलिए ही बीते 10 साल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय इंस्टीट्यूशंस की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस साल के बजट में हमने करोड़ों युवाओं की स्किलिंग और इंटर्नशिप के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत पहले दिन ही 111 कंपनियों ने पोर्टल पर रजिस्टर किया है। इस स्कीम के तहत हम 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप में मदद कर रहे हैं। साथियों, बीते 10 सालों में भारत का रिसर्च आउटपुट और पेटेंट्स भी तेजी से बढ़े हैं। 10 साल से भी कम समय में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में 81 से 39 स्थान तक पहुंचा है। यहां से हमें और आगे जाना है। अपने रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। साथियों, आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के मामले में भी भारत में और भारत से बहुत उम्मीदें हैं और उतनी ही आपके लिए इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप सभी ने भारत की प्रेसिडेंसी में हुई G20 समिट को फॉलो किया है। इस समिट की अनेक सक्सेस स्टोरी में से एक ग्रीन ट्रांजिशन को लेकर नया उत्साह भी रहा है। G20 समिट के दौरान ही भारत की पहल पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। G20 के सदस्य देशों ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट को मजबूती से समर्थन दिया। भारत में हमने इस दशक के अंत तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। भारत में हम सोलर पावर प्रोडक्शन को भी माइक्रो लेवल पर ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। ये रूफटॉप सोलर स्कीम है, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा है। रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हम हर फैमिली को फंड कर रहे हैं। सोलर इंफ्रा इंस्टॉल करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर हो चुकी है। यानी इतने लोग सोलर पावर प्रोड्यूसर बन चुके हैं। इससे
हर फैमिली को ऑन एन एवरेज 25,000 रुपये की बचत होने वाली है। हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने पर 50 to 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। इस स्कीम से करीब 17 लाख जॉब्स पैदा होगी। स्किल्ड युवाओं की भी एक बड़ी फौज तैयार होगी। यानी आपके लिए भी इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आज इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रही है। मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के आधार पर इंडियन इकोनॉमी सस्टेन हाई ग्रोथ के रास्ते पर है। भारत आज सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए ही तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि टॉप पर बने रहने के लिए मेहनत कर रहा है। हर सेक्टर में आज दुनिया के अपार अपॉर्चुनिटी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी चर्चा से अनेक वैल्यूएबल इनपुट्स आएंगे। मैं इस प्रयास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारे लिए डिबेटिंग क्लब नहीं है। यहाँ जो चर्चाएं होती हैं, जो बातें उभर करके आती हैं, डूज एंड डोंट्स के लिए उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हम इसको रिलीजियसली सरकार की सिस्टम में फॉलो करते हैं। हम इसको हमारी पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं, वो हमारे गवर्नेंस का हिस्सा बनाते हैं। और इसलिए आप जो समय दे कर के ये मंथन में जुड़ते हैं, वो अमृत हमारे देश में हम हमारे भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाने के लिए काम में लेते हैं। और इसलिए आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक शब्द हमारे लिए मूल्यवान है। आपके विचार, आपका अनुभव, ये हमारी पूंजी है। मैं एक फिर आप सबके इस योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस प्रयास के लिए एन.के. सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।